डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर। बायोलॉजी का 12th क्लास एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वहाँ हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट 1 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ हम डिस्कस करेंगे आज रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहां पे पूरे ऑर्गेनिज्म की बात किया जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ कहीं भी है तो वहां पर उसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो एनिमल्स है, प्लांट्स है, सबके बारे में एक कॉमन यहां देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहेंगे कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। तो डेफिनेशन दीजिए रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम काइंड ऑफ स्पीसीज। पहले लिखते हैं इसको। और दूसरी बात, इसको डिफाइन अगर 12th क्लास में लिखने को आएगा कि डेफिनेशन कैसे लिखना है, तो इसको प्रॉपर वे में, बिकॉज रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है, तो जब हम डिफाइन करेंगे तो वहां पर प्रोसेस टर्म जरूर आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू offsprings of same kind of species, same kind of species, एक ही स्पेसीज का अलग नया बच्चा जन्म लेता है। क्यों होगा ऐसा? फॉर परपिचुएशन या कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, फॉर परपिचुएशन, या हम इसको शॉर्ट में लिखें कंटिन्यूटी ऑफ जेनरेशन। जनरेशन कॉमा देंगे, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। राइट? तो यहां 2-3 बातों का ध्यान रखना है। यहां पर हमने सबसे पहले ये प्रोसेस लिखना है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग है, ध्यान देंगे, स्पेसीज नहीं है। अगर स्पेसीज नया बनेगा तो स्पेशिएशन हो जाएगा। जैसे आदमी किसी नए डॉग को जन्म दे दिया, तो आदमी एक अलग स्पीसीज है, डॉग एक अलग स्पीसीज है, तो ये फिर अलग बात हो गई। ये रिप्रोडक्शन नहीं है, यह स्पेशिएशन कहलाएगा, वो अलग बात है। यहां पर आपने बोलना है सेम काइंड ऑफ स्पीसीज, मतलब आदमी को ही जनरेट कर रहा है, डॉग को ही जनरेट कर रहा है, धान के खेतों में धान ही हो रहा है, बनाना ही बना रहा है। इसलिए सेम काइंड ऑफ स्पीसीज का नया ऑफस्प्रिंग के बनने को, जन्म होने को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि कंटिन्यूटी होने के लिए, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। वरना आप देखिए बहुत सारे जो जानवर विलुप्त हो गए, उनमें डेफिनेटली रिप्रोडक्शन एक फैक्टर रहा होगा, और भी फैक्टर रहे हो सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन का नहीं होना, रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ, नया बच्चा ही नहीं आया, जनरेशन को कौन ले जाएगा आगे? इसलिए ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल्कि हम यूं कहें कि
कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कहता हूं जो कि अर्थ पे है, उसके सोल ऑब्जेक्टिव, एकमात्र उद्देश्य है रिप्रोडक्शन करना, ताकि उसके अपने जनरेशन को वो मेंटेन कर पाए। तो इसलिए इस बात को भी हम लिखेंगे पॉइंट में, रिप्रोडक्शन इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पीसीज, सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ टू कंटिन्यू द जनरेशन। इसको लिखते हैं सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जीवन का एक उद्देश्य है रिप्रोडक्शन करना। क्यों? फॉर कंटिन्यूटी ऑफ, किसकी कंटिन्यूटी के लिए? ऑफ स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज है, आदमी है तो आदमी को बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्लांट्स है, एनी ऑर्गेनिज्म जो अपने कोई स्पीसीज को बरकरार रखना है, तो उसके लिए ये रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। तो सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ और कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जेनरेशन और लाइफ, ये 3 पॉइंट हमने लिखा। लाइफ को मेंटेनेंस के लिए, जनरेशन के मेंटेनेंस के लिए या स्पीसीज के मेंटेनेंस के लिए ही रिप्रोडक्शन की जरूरत है, राइट। अब यहां पे देखते हैं कि ये रिप्रोडक्शन के लिए आपको किस बात पर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन, तो लिखिए इट डिपेंड्स ऑन, रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है, सबसे पहले जो जरूरी है वो है इंडिविजुअल का, स्पीसीज का हैबिटेट। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम कि वो कहां रहता है। जैसे एक पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल का या एक्वेटिक प्लांट का जो हैबिटेट है वो डिफर करेगा, उसका जो रिप्रोडक्शन का स्टाइल होगा, जो रिप्रोडक्शन का तरीका है, मेथड्स है, वो बिल्कुल अलग होगा जो एक्वेटिक है, जो जमीन पे है, मतलब टेरेस्ट्रियल है, या सबटेरेनियन है जो जमीन के नीचे है, उसका लाइफ स्टाइल, उसका रिप्रोडक्शन का स्टाइल अलग होगा। तो पहला चीज है हैबिटेट का, मतलब हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट। दूसरा है इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का जो अंदरूनी बनावट है, आप निश्चित रूप से थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बैक्टीरिया में क्या है, किस तरह से वो डिवाइड करते हैं, एक फंगस में, एक प्लांट्स में। अब प्लांट्स का डिवीजन देखिए कैसे होता है, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और एक ह्यूमन में, ह्यूमन में ही छोड़िए, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथडोलॉजी है, मेथड्स हैं, वो बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उनके बॉडी का जो फिजियोलॉजी है, जो इंटरनल फिजियोलॉजी है, वो अलग है। तो ये रिप्रोडक्शन हर एक एनिमल का, हर एक प्लांट्स के इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करेगा। और थर्ड में कुछ अदर सोर्स भी काम करेगा, अदर सोर्सेस। तो ये 3 बातें हैं जिस पर कि रिप्रोडक्शन डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं कि इसके होने से क्या फायदा और ये कैसे होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो एक बेसिक चीज है जिसको जानना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब ये होगा कैसे, कहां से स्टार्ट है, कैसे है। देखिए, पहला हम आपको बता दें, जेनेटिक्स में देखेंगे
आगे, कोई भी कैरेक्टर है, किसी भी प्रकार का जो कैरेक्टर है वो स्टोर होता है डीएनए के अंदर। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि एक स्पर्म के अंदर डीएनए है, एक ओवम के अंदर डीएनए है, और ये दोनों मिल गए तो फिर बना जाइगोट। ये फिर आगे डेवलपमेंट हुआ, नया इंडिविजुअल बना। ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, जहां गैमेट्स बनते हैं। लेकिन जहां गैमेट्स नहीं बनते तो क्या वहां डीएनए नहीं होते? वहां भी होते। लेकिन अब देखते हैं इसमें, तो सबसे पहला जो पॉइंट्स होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। पहला पॉइंट लिखेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यह रिप्रोडक्शन का मॉलिक्यूलर बेसिस है। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब डीएनए का एप्लीकेशन हो गया, तो डीएनए है कहां? न्यूक्लियस के अंदर है, साइटोप्लाज्म भी है। लेकिन न्यूक्लियर जो इनहेरिटेंस है, अब उसके बाद सेल की बात करेंगे, फिर सेल कंटेंट बढ़ेगा उसका, फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेंगे। अब जब रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बन जाएंगे, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का मतलब टेस्टिस ओवरी का बनना, और वह जब नए इंडिविजुअल में आ जाएगा तब हम बोलेंगे यस रिप्रोडक्शन इज डन। तो देखिए, पहला हुआ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दूसरा हुआ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हम बात करेंगे कि सेल डिवीजन, आपने देखा होगा कि सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करता है दूसरे दो सेल में, और इसके अंदर माइटोसिस, फिर मियोसिस, फिर यहां भी सारे चीज का डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन में एक सेलुलर बेसिस है रिप्रोडक्शन का, सेलुलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए, जब सेल डिवाइड करेगा तब क्या होगा? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, प्रोटीन्स बनेगा, आरएनए बनेगा, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स बनेंगे, ए लॉट ऑफ। और तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, आरएनए एंड केमिकल्स। और इसके बनने से क्या हुआ? जो प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट है वो बढ़ा। तो फोर्थ में लिखेंगे contents of protoplasm increases, बढ़ गया, प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ गया। और इसके बाद अब जो आने वाला है कि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेगा, जिसकी वजह से फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। रिप्रोडक्टिव यूनिट जब बन जाएगा, जैसे टेस्टिस और ओवरी बन गया, तब अब इस रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का जो डेवलपमेंट होगा वो नए ऑफस्प्रिंग में होगा। तो अब फाइनली जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, तो यहां अब लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। नया ऑफस्प्रिंग बन गया और उसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट्स नहीं है, टेस्टिस नहीं है, ओवरी नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। वो इसलिए किसी काम का नहीं है क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन को ले ही नहीं जा सकता। स्पेसीज का हो, चाहे जनरेशन का हो, चाहे किसी लाइफ के फॉर्म का हो, वो जब कंटिन्यूटी में हेल्प ही नहीं करेगा तो वो किसी काम का नहीं। इसलिए रिप्रोडक्टिव यूनिट्स से नया ऑफस्प्रिंग बनने का ये जो प्रोसेस है, इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये इसके चारों स्टेप्स हैं, चारों कैरेक्टरिस्टिक हैं रिप्रोडक्शन के, राइट। अब कह रहा है कि इसके अंदर में जो रिप्रोडक्शन है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि रिप्रोडक्शन
किस बात के लिए है? तो इट इन्वॉल्व्स, ये कंटिन्यूटी कराता है स्पीसीज का। उतना ही नहीं, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इवोल्यूशन हुआ है, यह भी रिप्रोडक्शन का ही देन है। एक एक करके बात करते हैं। तो नंबर 1 पे हेडिंग कर लेते हैं। पहले ऐसे लिखते हैं, इट इन्वॉल्व्स क्या इन्वॉल्व करता है? नंबर वन पे यह कंटिन्यूटी, इट इन्वॉल्व्स इन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज और जेनरेशन, राइट। पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा, जो बायोडाइवर्सिटी का डेवलपमेंट कराते हैं वो यही कराते हैं। और बायोडाइवर्सिटी होगा तो फिर वहां स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, फिर सर्वाइवेबिलिटी की बात आएगी, फिर एडेप्टेशन की बात आएगी। ये तमाम चीजें रिप्रोडक्शन की वजह से है। तो ये 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी हो गई तो फिर क्या होगा? सर्वाइवल के लिए फाइट करेगा। तो यहां पर लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बहुत सारे लोग हो गए तो उनको सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस के लिए। तो आप फिर आएगी सर्वाइवेबिलिटी, फिर आएगा एडेप्टेशन। ये तमाम चीजें इस रिप्रोडक्शन की वजह से है, राइट। तो ये एक छोटा सा हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि रिप्रोडक्शन है क्या चीज, इससे क्या इसका नुकसान फायदा है, और इसके से क्या मतलब स्पीसीज के लिए क्यों जरूरी है, ये हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जो फंडामेंटल प्रोसेस है, वो है इसका लाइफ स्पैन। बात करते हैं फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन defined by लाइफ स्पैन। देखिए लाइफ स्पैन क्या है, तो लाइफ स्पैन के बारे में हम बात करते हैं। लाइफ स्पैन का मतलब है कि इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी स्पीसीज का लाइफ स्पैन 50 ईयर्स है और वो किसी एक्सीडेंट में या किसी वजह से वो 20 साल में गुजर गया तो उसका लाइफ स्पैन 20 साल होगा, ऐसा नहीं है। नेचुरल डेथ होना चाहिए और लाइफ स्पैन इसको बोलते हैं। तो हेडिंग कर लेते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन के बारे में लिखेंगे टाइम पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड between birth to the natural death। ठीक है जी, ये लाइफ स्पैन कहलाता है। अब लाइफ स्पैन में 2-3 पॉइंट और है कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन कैसे, किसको बोलेंगे। तो देखिए मैक्सिमम लाइफ स्पैन का मतलब है कि किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी स्पीसीज का कोई भी मेंबर जो सबसे ज्यादा साल तक जिया है, मैक्सिमम ईयर्स सर्वाइव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द स्पीसीज इन द पॉपुलेशन,
किसी भी स्पेसीज का कोई मेंबर सबसे ज्यादा साल तक, जितना साल तक जिंदा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम लाइफ स्पैन। तो यहां पर एक टर्म और जोड़ते हैं, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। मैक्सिमम लाइफ स्पैन का मतलब, मैक्सिमम लाइफ स्पैन का मतलब हुआ मैक्सिमम years survived by any members of a species is called maximum life span। ठीक है जी। एक है एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन छोटे छोटे चीज है, इसको जानना चाहिए। एवरेज लाइफ स्पैन का मतलब है, एवरेज का मतलब है कि बहुत जो पॉपुलेशन है उसमें कोई स्पेसीज है, उसका मैक्सिमम मेंबर, मोस्ट ऑफ द मेंबर जितने साल तक सरवाइव किया है उसका एवरेज, उसको बोलते हैं एवरेज लाइफ स्पैन। तो यहां पर लिखेंगे एवरेज ईयर्स सर्वाइव्ड बाय मेनी members of a species is called average लाइफ स्पैन। राइट। एक टर्म और है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि जिसका जो लाइफ स्पैन है, तो जब उसका जन्म होगा तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये इतने साल तक जिएगा। दिस इज द एक्सपेक्टेंट लाइफ स्पैन बोलते हैं उसको। तो उसको ही बात करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, यहां पर लिखते हैं हाउ मेनी ईयर्स survived है ना, expected at the time of birth। जब उसका जन्म होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो ये उम्मीद करते हैं कि इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना होगा। जैसे ये जो है वेरी करता है हर कंट्री टू कंट्री, बिकॉज हर कंट्री का कंडीशन अलग है, उसका हॉस्पिटल, मेडिकल सुविधाएं और क्लाइमेट और भी बहुत सारा चीज, उसका रहन सहन, खान पान, तो उस पर डिपेंड करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहां लिखेंगे क्लाइन, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल में ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, तो इन इंडिया ऐसे लिखिए, इंडिया के अंदर में अभी जो है काफी बढ़ा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले की तुलना में। यहां पे 65 इयर्स है। हमारे यहाँ रिटायरमेंट का 60 साल होता है, तो क्यों रिटायरमेंट का 60 साल होता है? भाई काम कर पाएगा बंदा तभी तो गवर्नमेंट उसको रखेगी। तो इसलिए हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में वो 65 इयर्स है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए, यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूएसए के अंदर में, चूंकि सुविधाएं ज्यादा अच्छी है वहां, तो यहां पर 78 इयर्स है, 78 इयर्स है। और इससे भी ज्यादा इन जापान में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी
81 ईयर्स है। अब देखिए कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। तो दिस इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम कुछ जब लाइफ स्पैन देख रहे थे तो कुछ का लाइफ स्पैन आप देख सकते हैं कि मे फ्लाई का लाइफ स्पैन कितना है, 1 डे होता है, क्रो का कितना है, काऊ का कितना है, पैरट का कितना है। तो एक लाइन 2-4 एग्जाम्पल हम लाइफ स्पैन का आपको देते हैं, समझने में आसान रहे। तो एग्जाम्पल ऑफ ऐसे लिखते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ सम स्पीसीज। ध्यान दीजिए स्पीसीज हमने लिखा है। नंबर 1 पे मे फ्लाई है, ये इसका 1 से 1 दिन होता है और ये सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से बटरफ्लाई है और भी है, हम वो 2-4-5 मेंशन करते हैं। जैसे ह्यूमन का है, डायरेक्ट ह्यूमन पर नहीं जाएंगे, पहले चलते हैं काऊ पे। काऊ का है 20 से 25 साल। क्रो का है, क्रो का कम ही रहता है, 15। छोड़िए इसको, यहाँ देखिए पैरट का लिखते हैं जो बड़े बड़े हैं, 140 ईयर्स। बैनियन ट्री का या आप देखेंगे कि 300 से 500 साल तक रहता है ये। टॉर्टवाइज का रहता है 150 साल से 200 साल तक रहता है। तो ये कुछ हमने आपको बताया कि लाइफ स्पैन इस तरह से, और भी बहुत सारा चीज है, बहुत सारे स्पीसीज है जिनके लाइफ स्पैन अलग अलग है, राइट। तो दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम चलते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स पे। रिप्रोडक्शन का बेसिकली दो मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, एक एसेक्सुअल मेथड से और दूसरा सेक्सुअल मेथड से, राइट। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहां 2 प्रकार के हैं, 2 टाइप्स लिखेंगे यहां, और नंबर 1 पे यहां लिखेंगे एसेक्सुअल, दूसरा लिखेंगे सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एक बेसिक जो दोनों में डिफरेंस है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ए का मतलब होता है नॉट, और जहां भी सेक्स टर्म आया है इसका मतलब होता है गैमिट। मतलब यहां पे गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा। पहला पॉइंट लिखेंगे, नो गैमिट फॉर्मेशन। अब गैमिट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स एक होगा। तो यहां पर लिखेंगे सिंगल पेरेंट है तो यूनी पेरेंटल। देखिए अब एक ही पेरेंट से होना है तो इसमें गैमिट तो है नहीं, तो गैमिटोजेनिक नहीं होगा, ये होगा सोमैटोजेनिक। तो ये क्या हुआ, सोमैटोजेनिक का मतलब जो जर्म सेल को छोड़ करके बॉडी का अन्य जो सेल है वहां से इसका जब रिप्रोडक्शन होगा तो इसको बोलेंगे सोमैटोजेनिक। सोमैटोजेनिक ये हो गया, राइट। अब देखिए सोमैटोजेनिक हुआ। अब जो इसका प्रोडक्ट है, बिकॉज यहां पेरेंट्स एक ही है, तो एक ही पेरेंट है, एक ही का डीएनए आना है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल सब के सब आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल प्रोडक्ट बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोन्स। क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, हमशक्ल। और क्लोन के एक इंडिविजुअल को, एक मेंबर को बोलते हैं रैमेट्स। इसको लिखेंगे आइडेंटिकल offsprings are produced
प्रोड्यूस्ड कॉल्ड क्लोन्स। क्या बोलते हैं? क्लोन्स। और इंडिविजुअल क्लोन को बोलते हैं इंडिविजुअल क्लोन्स आर कॉल्ड रैमिट्स। रैमिट्स। ये 2-4 पॉइंट हुआ। फिर हम इसको अलग से सेपरेट इसको लेके चलेंगे आगे। अभी हम इतना डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बिकॉज ये देखिए सेक्स लिखा हुआ है, सेक्स का मतलब होता है गैमिट। अभी हमने डिस्कस किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें गैमिट्स है। तो गैमिट्स पहले 1 नंबर पे, गैमिट्स आर फॉर्म्ड। अब गैमिट्स फॉर्म हो गया, 2 प्रकार के गैमिट होते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। इसका मतलब यहां पर बाई पेरेंटल है, ये बाई पेरेंटल है। बाई पेरेंटल का मतलब कि मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट, ये 2 पेरेंट्स यहां होंगे। तब क्या होगा? तीसरा नंबर पे होगा गैमिटोजेनिक है ये सोमैटोजेनिक नहीं है, दिस इज गैमिटोजेनिक। तो ये है गैमिटोजेनिक। गैमिटोजेनिक का मतलब हुआ कि यहां पर मेल गैमिट और ये फ्यूज करेंगे फीमेल गैमिट्स के साथ। मेल गैमिट स्पर्म है, स्पर्म बोलते हैं ह्यूमन के केस में, फीमेल गैमिट को ओवम बोलते हैं। और यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होकर के इंडिविजुअल बनेगा। राइट। तो ये गैमिटोजेनिक हुआ। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो ये जरा ध्यान दीजिए कि यहां पे आप देखिए कि यहां पे आया मेल गैमिट। मतलब मेल गैमिट्स का जो स्पर्म है, ये इसके अंदर जो डीएनए होगा, डीएनए, राइट। और इसका जो ओवम का जो डीएनए है, ये डीएनए, ये दोनों मिक्स हो रहा है यहां पे। जाइगोट के अंदर में 2n है, ये n है, n है। तो ये 2n जो हुआ, ये जाइगोट, यहीं पर मामला है। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो रिजल्ट है वो है इवोल्यूशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं हो तो इवोल्यूशन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन चाहिए और वेरिएशन के लिए मियोसिस होना जरूरी है। मियोसिस का मतलब क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर मियोसिस का पार्ट है। और क्रॉसिंग ओवर होगा कहां? जहां पर 2 गैमेट्स होंगे। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन अकर्स। कैसे? इवोल्यूशन होता है मियोसिस के द्वारा, मियोसिस क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम कहें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींट फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन अगर होना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है, राइट। सो दिस इज द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसको यहीं पर वाइंड अप करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इसमें छोटे छोटे चीज है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स, बाइंडेड फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब तमाम चीजें हम सेक्सुअल में देखेंगे। फिर सेक्सुअल में आएंगे तो उसके इवेंट्स को देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये 2 लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आज के नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।